जय हिंद। पिछली क्लास के अंदर हमने शक वंश के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे पल्लव वंश और कुषाण वंश के बारे में। देखो, आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि मौर्य वंश का अंत होने के बाद मगध जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और उसके बाद क्या था कि यहाँ पे जो भी शासक थे ये योग्य नहीं थे, ये अयोग्य शासक थे। और पहली बार क्या था कि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत क्या था, अब अफसर की तरह दिख रहा था। ठीक है, भारत अफसर की तरह दिख रहा था। याद रखना, जब तक मौर्य वंश का शासन हिंदुस्तान के अंदर था, यानी मगध पर जब तक मौर्य वंश का शासन था, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की कोई औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दे। यानी कि उनकी कोई औकात नहीं थी, यानी कि वो आंख भी उठा के नहीं देखते थे हिंदुस्तान पे जब तक मौर्य वंश स्थापित था, यानी मौर्य वंश का शासन था भारत में। ठीक है, भारत के अंदर मौर्य वंश यानी मगध पर जब तक मौर्य वंश का शासन था, किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान पर देखे। ठीक है, हिंदुस्तान पे आंख उठा के देखे। जैसे आज चाइना हम पे क्या है कि चाइना हमें आंख दिखलाने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान अपने गलत रवैये से हमें क्या है कि फंसाने की कोशिश करता है। वो भूल गया है कि ये क्या है कि मगध है, ये भूमि क्या है, मगध है। यहाँ पे क्या है, आज भी चाणक्य जैसे चाणक्य नीति वाले इंसान आज भी पैदा होते हैं, जैसे अमित शाह हैं, जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा सकते हैं वो मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की, वो आज भी भूमिका निभा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये भूल जाता है चाइना। चाइना को पता नहीं है कि देवताओं की भूमि है। हम अगर हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम आंख फोड़ना भी जानते हैं। ये भूल जाता है चाइना और पाकिस्तान। ठीक है जी, ये भूल जाता है। और यही कारण था जब उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मौर्य वंश का अंत हो गया, मगध पे छोटे छोटे राजवंश आ बैठे और इसके शासक योग्य नहीं थे, क्योंकि ये अपनी राजगद्दी को पहले संभाल लेते और आपस में लड़ रहे थे। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारियों को अब भारत क्या दिख रहा था, अफसर की तरह दिख रहा था। इसी कारण क्या है, भारत पर 4 विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था और फिर बाद में जाके यहाँ पे अपने वंश को स्थापित किया था, जिसके अंदर आपको पिछली क्लास में हमने बताया था ISPK के बारे में। यानी कि आई से हो गया आपका इंडो ग्रीक, एस से हो गया शक, आज बात करेंगे पल्लव, और के से हो गया कुषाण वंश की आज बात करेंगे। ठीक है, देखो पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव वंश की बात करें, पल्लव वंश, तो देखो पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव को पार्थियन भी कहा जाता था। क्या, पल्लव को आपका पल्लव को क्या है, पार्थियन भी कहा जाता था। याद रखना, पार्थियन कहा जाता था पल्लव को। ठीक है, पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव भारत में उत्तर पश्चिमी साइड से आए थे। कहाँ से, उत्तर पश्चिमी साइड से आए थे, उत्तर पश्चिम साइड से आए थे पल्लव। याद रखना, भारत के अंदर कहाँ से आए थे, उत्तर पश्चिम साइड से भारत के अंदर आए थे। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला इनकी क्या थी, राजधानी थी। याद रखना, तक्षशिला इनकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, पल्लव वंश की बात करें यानी पल्लव को पार्थियन कहा जाता था। ये भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग से आते हैं और इनकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और ये आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। और चाणक्य जी तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य जी क्या थे, आचार्य थे। याद रखना, ठीक है। और याद रखना, इनके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक थे गोंडो फर्निस। कौन थे, गोंडो फर्निस थे इनके प्रमुख शासक, संस्थापक कह सकते हैं हम, गोंडो फर्निस। ठीक है, गोंडो फर्निस क्या थे, पल्लव वंश के संस्थापक थे। और गोंडो फर्निस के टाइम पे कौन आया था भारत के अंदर, सेंट थॉमस। कौन आया था, सेंट थॉमस नामक पादरी आए थे। इन्होंने भारत के अंदर पहली बार, देखा जाए भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, सेंट थॉमस नामक पादरी ने किया था। ठीक है, याद रखना, सेंट थॉमस नामक किसने, पादरी ने किया था। ठीक है, पल्लव वंश की बात करें तो इन्हें पल्लव को पार्थियन कहा जाता था। ये उत्तर पश्चिमी साइड से आए थे, यानी कि ये भारत के अंदर तीसरे नंबर पे आए थे। तक्षशिला इनकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और याद रखना, तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और ये तक्षशिला के आचार्य चाणक्य जी हुआ करते थे। और आज देख सकते हो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद गोंडो फर्निस इस वंश के संस्थापक थे, पल्लव वंश के। उसके बाद सेंट थॉमस गोंडो फर्निस के समय में आया था, सेंट थॉमस। और ये क्या था, पादरी था। इसने क्या, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। याद रखना, ठीक है। देखो, पल्लव वंश के बारे में हमें इतिहास के अंदर देखा जाए, आप किताबों को पढ़ोगे जब, तो इतिहास में क्या है कि इनके बारे में हमें ज़्यादा
इतिहास के अंदर स्रोत नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि इतिहास में पल्लव वंश के बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हमें, ठीक है। इतने साक्ष्य मिलते जिसमें से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट थॉमस किसके गोंडोफर्निस के शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस आया था और इसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था हिंदुस्तान के अंदर, याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद आप बात करते हैं कुषाण वंश की, ठीक है, कुषाण वंश की बात करते हैं। देखो कुषाण वंश की बात करें, ये मध्य एशिया से आए थे, याद रखना, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। और इनका संबंध याद रखना यहाँ पे इनका संबंध यूची और टोखरी जाति से था, यूची और टोखरी जाति से था, ठीक है। कुषाण वंश की बात करें, ये मध्य एशिया से आए थे, इनका संबंध यूची और टोखरी जाति से था। यूची जो जाति थी वो कहाँ की थी, चीन की जाति थी। और ये याद रखना, देखो बड़े ही सियाने थे ये लोग, चाइना वाले शुरुआत से सियाने रहे हैं थोड़े। यूची और टोखरी जाति का संबंध, देखो ये कुषाण वंश मध्य एशिया से आया था और इनका संबंध यूची और टोखरी जाति से था। और ये यूची जो वंश है ये कहाँ पे है, चीन की, ये चीन की जाति हुआ करती थी। यूची जाति कहाँ की हुआ करती थी, चीन की जाति हुआ करती थी। और यूची जाति चीन में पश्चिमी साइड में रहती थी। ये पहले क्या है कि भाई हिमालय पर्वत को पार करके नहीं आ पाती थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम मध्य एशिया से होते हुए भारत में क्यों ना एंट्री ले। तो ये कहाँ से आते हैं, ये चाइना वाले होते हैं। यूची जाति ये क्या है, चीन की जाति थी। ये पहले कहाँ से, ये यूची पश्चिमी चीन में रहते थे, पश्चिमी चीन से होते हुए मध्य एशिया है, मध्य एशिया से कहाँ पे आए, भारत के अंदर आए। और भारत में आके ये क्या है कि 5 कबीलों में टूट गए। ये लोग भारत में आकर क्या है कि 5 कबीलों में टूट गए, याद रखना, 5 कबीलों में क्या हो गए, टूट गए, ठीक है, 5 कबीलों में। और 5 कबीलों में टूट गए, उनमें से एक था क्या, सबसे प्रमुख था, वो था कुषाण वंश। कौन सा था, कुषाण वंश, ठीक है। देखो कुषाण वंश के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं और इनके बारे में ज़्यादा इतिहास के अंदर ज़्यादा क्यों मिलता है लिखा हुआ, यानी कि इनके बारे में अच्छा खासा इतिहास में हमें जानने को मिलता है। कुषाण वंश ने क्या हुआ, हिंदुस्तान में आए, अपना वंश स्थापित किया। और कुषाण ने क्या है कि सोने के सिक्के चलवाए थे। इसी कारण हम इस वंश को क्या प्राथमिकता से पढ़ते हैं, ठीक है, प्राथमिकता देते हैं और इस वंश के बारे में पढ़ते हैं, कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या है कि अपना वंश स्थापित किया भारत के अंदर, सिक्के चलवाए, ठीक है, इसी कारण हम कुषाण वंश को पढ़ते हैं, ठीक है। कुषाण वंश के हर संस्थापक की बात करें, आपका संस्थापक कुजुक कडफिसेस थे। कौन, कुजुक कडफिसेस थे, याद रखना, कुजुक कडफिसेस, ठीक है। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, याद रखना, कुजुक कडफिसेस थे। कौन, कुजुक कडफिसेस, कौन, कुजुक कडफिसेस थे। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसके बाद अगले कौन थे, याद रखना, बिम कडफिसेस थे, ठीक है, बिम कडफिसेस, याद रखना। इन्होंने क्या था कि सोने के सिक्के चलवाए थे इन्होंने, ठीक है। सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सिक्के बिम कडफिसेस ने चलाए थे, सोने के सिक्के, ठीक है। और ये क्या था, शैव धर्म को मानते थे, शैव यानी शिव धर्म को, शैव धर्म को मानते थे, ठीक है, शैव धर्म को। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुक कडफिसेस थे। कौन, कुजुक कडफिसेस। और बिम कडफिसेस अगले थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए और ये शैव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को, शैव धर्म को। इसके बाद क्या होता है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का क्या है, सबसे प्रतापी शासक कौन था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कनिष्क की बात करें, कनिष्क आपका 78 एडी में क्या बनता है, राजा बनता है। जब कनिष्क 78 एडी में राजा बनता है, राजा बनने की उपलक्ष्य में, ठीक है, राजा बनने के उपलक्ष्य में इसने भारत के अंदर देखा जाए तो एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था क्या, शक संवत। जिसका नाम क्या था, एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था शक संवत,
ठीक है। शक संवत नाम था कैलेंडर का, याद रखना, संवत, जो कि इसने भारत में चलाया था। कनिष्क 78 एडी में जब राजा बना, राजा बनने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर चलवाया था जिसका नाम था आपका शक संवत। और ये बात करें वर्तमान में, बात करें भारत का, ये राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम आज प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। शक संवत, शक संवत आपका होता है चैत्र मास से लेके चैत्र माह से लेके फागुन, आपका फागुन, ठीक है। चैत्र में वही 21-22, चैत्र में 21-22 तारीख से, ठीक है, और फागुन तक, ठीक है, 21-22 तक, याद रखना, ठीक है। जो आज शक संवत की बात करें, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में आज हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको पता है कनिष्क जो यानी कि कुषाण वंश जो था, ये कहाँ से आया था, मध्य एशिया से होते हुए आया था, ठीक है। यानी कि ये भी उत्तर पश्चिमी साइड से होते हुए आए थे, ठीक है। और इन्होंने शुरुआत में अपनी राजधानी पाकिस्तान के अंदर पुरुषपुर यानी कि पेशावर में बनाई थी, ठीक है, जिसे हम पेशावर भी कह सकते हैं। पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी कनिष्क यानी कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर थी, याद रखना। कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर थी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये लोग भारत के अंदर जैसे ही देखा जाए कुषाण वंश जब भारत के अंदर धीरे धीरे फैल गया, ठीक है, भारत के अंदर क्या है, धीरे धीरे जब ये फैल गया, इन्होंने अपने वंश को धीरे धीरे भारत के अंदर स्थापित करना चालू कर दिया। तो इन्होंने दूसरी राजधानी किसको बनाई थी, याद रखना, दूसरी राजधानी मथुरा को बनाई थी। मथुरा को क्या है, दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई थी, याद रखना। मथुरा को क्या बनाई थी इन्होंने, दूसरी राजधानी बनाई थी, इतना याद रखना, ठीक है। मथुरा को दूसरी राजधानी बनाई थी, ठीक है। देखो कुषाण वंश के समय में क्या हुआ था कि भाई चीन से रेशम का व्यापार होता था, क्या चीन से क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था, कहाँ तक, मध्य एशिया से। यानी कि चीन से मध्य एशिया के बीच देखा जाए, मध्य एशिया के बीच रेशम का व्यापार होता था। और ये जो रेशम का मार्ग था, इस पे क्या है कि कुषाण वंश का शासन था। और इनसे क्या है कि भाई रेशम का व्यापार होता था, तो इनसे क्या हो, इन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ये लोग टैक्स प्राप्त होता था इनसे। क्या है, सबसे ज़्यादा इन्हें क्या है, कर वसूलते थे, यानी रिवेन्यू इनके पास अच्छा खासा जनरेट हो जाता था इससे, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने क्या है कि आपके सोने के सिक्के चलाए थे। इसी के कारण इन्होंने क्या है कि भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे, और वो भी शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने, याद रखना, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये चीन से मध्य एशिया के बीच रेशम का व्यापार होता था, और रेशम मार्ग पर क्या था कि भाई कुषाण वंश क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी, ठीक है, टैक्स वसूलती थी। जिसके कारण इन्होंने आगे जाके क्या है कि भाई आपका हिंदुस्तान के अंदर शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। याद रखना, क्या चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और जब कनिष्क हिंदुस्तान में आए थे, तो इन्होंने, याद रखना, कौन से धर्म को अपना लिया था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था या बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखना, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं चौथी बौद्ध संगीति के दौरान क्या हुई थी, टूट गई थी। देखो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। एक होता था आपका महायान और एक हीनयान होता था, ठीक है। हीनयान बौद्ध धर्म के उपदेशों को क्या करता था, कभी भी चेंजेस नहीं लाता था। लेकिन जो महायान था, ये बौद्ध धर्म की जो उपदेशों को क्या होता था, परिस्थिति के हिसाब से इसमें चेंजेस करता था। और आगे जाके ये क्या हो गया, दो भागों में टूट गया, शून्यकवाद और वर्ज्ययान में टूट गया। शून्यकवाद को नागा अर्जुन ने अपनाया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या है कि भाई जो कनिष्क थे, कनिष्क ने महायान को अपनाया बौद्ध धर्म के, ठीक है। और इन्हीं के समय पे क्या है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी, कहाँ पे, कुंडलवन में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के उपरांत क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट जाता है, महायान और हीनयान, ठीक है, महायान और हीनयान, ठीक है, महायान और हीनयान, ठीक है। याद रखना, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। महायान हीनयान ये दो भागों में टूट जाता है। और कनिष्क ने क्या बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी कि इन्होंने महायान शाखा को अपनाया था, ठीक है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो आपका पहली में हुई थी, ठीक है।
पहली ई में हुई थी, पहली ई में हुई थी, याद रखना, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि भाई ये बौद्ध संगीति कुषाण, ये कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आ गया होगा आपको। इन्हीं के टाइम में याद रखना गंधार और मथुरा शैली किसके टाइम में देखा जाए, गंधार और जो मथुरा शैली का विकास वो किसके टाइम में हुआ था, वो कनिष्क के टाइम में हुआ था, याद रखना। गंधार और मथुरा शैली का विकास किसके टाइम में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था, याद रखना। जो गंधार था ये यूनानियों और भारतीयों ने मिलकर इसका विकास किया था। ये देखा जाए तो आपका, ये देखा जाए तो आपका याद रखना ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। देखो ये यूनानियों और भारतीयों ने मिलकर इसका विकास किया था गंधार शैली का, ठीक है। ये देखा जाए तो किससे जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो मथुरा शैली का विकास हुआ था ये कनिष्क के टाइम पे ही हुआ था। ये देखा जाए तो पूरे के पूरे तरीके से जैन धर्म से रिलेटेड रखता था। तो याद रखना कि भाई आपका गंधार और मथुरा शैली का विकास, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के टाइम में हुआ था। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखता था और ये जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से, ठीक है, याद रखना। इतना समझ आ गया होगा तो आप फटाफट यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कुषाण वंश के बारे में और पल्लव वंश के बारे में। कुषाण देखो पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव को पार्थियन कहा जाता था। ये उत्तरी पश्चिमी साइड से भारत में आए थे। इनकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। इनके प्रथम शासक की बात करें या प्रमुख शासक गोंडो फर्निस हुआ करते थे। गोंडो फर्निस के समय में क्या हुआ था, भारत में सेंट थॉमस नामक पादरी आए थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। फिर कुषाण वंश ये मध्य एशिया से आया था और इनका संबंध यूची और टोकरी जाति से था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि यूची जाति ये चीन की जाति थी जो चीन में पश्चिमी भाग में रहती थी और ये पश्चिमी भाग से क्या है कि हिंदुस्तान में नहीं आ पाती थी क्योंकि वहाँ पे हिमालय पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाती थी। इसीलिए इन्होंने क्या है कि मध्य एशिया से होते हुए कहाँ पे भारत के अंदर ये आए, ठीक है। और ये भारत में आने के बाद ये 5 कबीलों में टूट गए जिसमें से एक था कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के जो यहाँ पे इन्होंने अपनी क्या है कि अपने वंश को स्थापित किया और इन्होंने क्या है सिक्के चलवाए, ठीक है, सिक्के चलवाए। इसीलिए हम इन्हें प्राथमिकता से पढ़ते हैं, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुक कड़फिसेस और फिर उसके बाद आए आपके बिम कड़फिसेस जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। और ये शैव धर्म को मानते थे। उसके बाद आपको बताया कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क जो 78 AD में राजा बनते। राजा बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत नाम का कैलेंडर चलाया जो चैत्र से फागुन तक है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाए तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम शक संवत को प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी, दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। कनिष्क के समय में फोर्स चौथी संगीति हुई थी, वो कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और चीन से मध्य एशिया के बीच जो रेशम का व्यापार होता था इससे इनको टैक्स मिलता था जिसके कारण क्या है कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के समय में गंधार और मथुरा जो शैली था इनका विकास हुआ था। कनिष्क के समय में ही गंधार बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखता है और मथुरा जैन धर्म से, ठीक है। इतना हमारा आज का क्या हो गया, आपका पल्लव और कनिष्क वंश के बारे में हमने आज कंप्लीट पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो कमेंट करके हमें बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का। जय हिंद।